हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। हमने आपको बताया कि हमने विस्तृत ज्ञान सीरीज़ जो है लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए स्टार्ट किया है। ये सीरीज़ में आपको सारी टॉपिक जो कवर किया जाएगा वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किया जाएगा, क्योंकि होता क्या है कि लोक सेवा आयोग के जो होते हैं, जैसे एमपीपीएससी तो मान लीजिए कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन कर लेता है, बट वो भी अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। ठीक है, यूपीपीएससी और यूपीएससी जो होता है पूरा कॉन्सेप्ट वाइज होता है। तो यदि आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो उस कंडीशन में क्या होता है, फैक्ट भी भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने उसे बहुत डीपली अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, ट्रस्टेड बुक ट्रस्टेड सोर्सेज से पढ़ा हुआ है, देन आपको दिक्कत नहीं जाती। तो यह हमारी सीरीज़ को स्टार्ट करने का प्रमुख कारण था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि अभी हमारा जो टॉपिक है वो ये लिए हुए हैं कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जो थे उन्होंने क्या किया, क्या कैसे परिवर्तन आया। ठीक है, भारत में आने के बाद जब वो प्रमुखता से लड़ाई में भाग ले रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई में भाग ले रहे हैं, उसके पहले तक ध्यान दीजिएगा, उसके पहले तक उनका क्या रोल था, क्या सोच थी, ये सारी चीज़ों को हमको देखना है। तो हमने कल पहले भाग में हमने कल कवर किया था कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का संघर्ष कैसा रहा। ठीक है, आज ये हमारा दूसरा भाग है। इसमें हम कवर करेंगे कि सत्याग्रह जो है दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, या सत्याग्रह के बारे में क्या कैसे सारी चीज़ें। तो ये स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा ये था कि गांधी जी के ने काफ़ी कुछ सहा, कष्ट सहा, बेइज्जती सही, अपमान सहा दक्षिण अफ्रीका में। क्यों गए थे, क्या कारण था। बट हमने एक चीज़ नोटिस किया कि कल तक उनके जो लड़ाई करने का जो तरीका था वो बहुत वैसा था, वकालत वाला। इट मीन्स चूँकि वो बैरिस्टर थे तो उनको ये लगता था कि अगर हम विरोध पत्र जारी करते हैं, उनको ये लगता है अगर हम बार बार बात करते हैं, पत्र भेजते हैं, तो हो सकता है कि ब्रिटिश का जो है हृदय पिघल जाए। ठीक है, वो भारतीयों के कष्ट को समझे और उनकी मदद करे। बट होता क्या है कि दक्षिण अफ्रीका में रहते रहते 1906 आते आते इनके दिमाग में एक बात तो बैठ जाती है कि नहीं भैया, अब हमको तरीका चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड भाग, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन। पहले थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं, ये फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है वनडे के एग्जाम से, उसके बाद हम इसमें डीपली चलते हैं। पहले कहता है कि अवाक्जा आंदोलन 1906 में प्रारंभ किया गया, जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया। ठीक है, दूसरा तत्कालिक प्रथम कारण क्या था, वो कारण था अंगूठे का निशान पंजीकरण। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है एम्पायर थिएटर। 11 सितंबर 1906 को भारतीयों की विशाल सभा हुई थी एम्पायर थिएटर में। ठीक है, जो कि कहाँ पे है, जो कि है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, जोहान्सबर्ग में। ठीक है, किंग एडवर्ड का होटल किसे कहा गया, जेल को कहा गया। दक्षिण अफ्रीका में जब जेल में डाला गया लोगों को, भारतीयों को, तो उन्होंने ये कहा, शब्दावली का प्रयोग किया। टालस्टॉय फार्म 1906 के बाद टालस्टॉय फार्म की स्थापना हुई और बाद में इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया टालस्टॉय फार्म या गांधी आश्रम कहा गया। ठीक है, चलिए तत्कालिक द्वितीय जो प्रकरण था, इसमें त्रुटिवश प्रथम प्रकरण लिखा हुआ है जबकि होना चाहिए द्वितीय प्रकरण। तो वो क्या था, वो था विवाह व संतान का अवैध घोषित होना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1906 के, ध्यान दीजिएगा, 1906 के बाद गांधी जी ने अपने में परिवर्तन किया। उन्होंने अवाक्जा आंदोलन शुरू किया, जिसे सत्याग्रह का नाम दिया। अवाक्जा का मतलब क्या होता है, अवाक्जा का मतलब होता है कि आपकी आज्ञा का अवमानना करना। सबसे पहले इसका इस्तेमाल उन कानून के खिलाफ किया गया जिसके तहत भारतीयों को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना जरूरी था। इस पर अंगूठे का निशान लगाना था और इसे हर भारतीय को 24 घंटे अपने पास रखना था। देखिए कितनी अपमानजनक बात है। 11 सितंबर 1906 को जोहान्सबर्ग के एम्पायर थिएटर में भारतीयों की एक विशाल सभा हुई, जिसमें एक स्वर से कानून को ना मानने का निर्णय लिया गया। लेकिन भैया सरकार भी अपने में अडिग थी और भारतीय भी अडिग हो गए। गांधी जी ने इस कानून का विरोध करने के लिए एक संगठन बनाया। पंजीकरण की जो तारीख थी वो बीतने पर सरकार ने गांधी जी समेत 27 लोगों पर मुकदमा चलाया। ठीक है, कानून का विरोध करने वाले दोषी को ठहराया गया और उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया गया। ठीक है, आदेश ना मानने पर उन्हें जेल भेजा गया। कानून का विरोध और जोर पकड़ने लगा। जेल पहुंचने वालों की संख्या 155 तक पहुंच गई। ध्यान रखिए, मुकदमा चलाया जा रहा है 27 लोगों में, लेकिन जेल जा रहा है 155 लोग। ठीक है, लोगों को जहन से अब जेल का भय खत्म हो गया था। किसी चीज़ का डर जो होता है उसे ज़्यादा मजबूत बनाता है।
ठीक। अगर आप किसी चीज़ से डर नहीं रहे हो और उसके संबंध में डर आपके दिमाग में ख़त्म हो गया, तो आप ये मान के चलिए कि आपने उसे बहुत हद तक जीत लिया है, या अब वह ताकतवर नहीं है जितना वह ताकतवर था। गांधी जी ने यही किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लोगों में जेल का भय ख़त्म करने का प्रयास किया था। अच्छा, जब जेल का भय ख़त्म हो गया तो लोगों ने जेल को क्या कहा? किंग एडवर्ड का होटल। ठीक है, चलिए, सरकार ने गांधी जी को बातचीत करने के लिए बुलाया, वादा किया कि यदि भारतीय स्वेच्छा से अपना पंजीकरण कराएं तो वह कानून को वापस ले लेंगे। गांधी जी ने मान लिया। सबसे पहले खुद अपना पंजीकरण कराया, लेकिन भैया दोगले लोग दोगली चालें। लेकिन इस कानून को वापस नहीं लिया गया। सरकार ने अधिकारियों को आदेश दिया कि स्वेच्छा से पंजीकरण को कानून के तहत स्वीकार किया जाए। भारतीयों के लिए बड़ा अपमान था भाई, ये छलने के जैसा था। उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र को इकट्ठा किया और सार्वजनिक रूप से होली जलाई। इट मीन्स उसको जला दिया कि लो भैया देख लो तुम्हारे प्रमाण पत्र की स्थिति। ठीक है, इसी बीच सरकार ने एक और कानून बना जिसका मकसद जो था प्रवासी भारतीयों के प्रवेश को रोकना था। इस कानून का विरोध करने के लिए अनेक भारतीय जो थे नाटाल से ट्रांसवाल गए। ठीक है, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रांसवाल के तमाम भारतीयों ने भी इन आंदोलनकारियों का साथ दिया। कुछ लोग बिना लाइसेंस के खोमचे लगाने लगे। एक बिजनेस था ये। जिन व्यापारियों के पास लाइसेंस थे भी उन्होंने दिखाने से इनकार कर दिया। ठीक है भैया, अंग्रेज ये चाहते थे कि जब तुम बिजनेस नहीं कर पाओगे तो फिर क्या होगा, तुम लौट जाओगे। ठीक है, और जब बिजनेस नहीं कर पाओगे, इसकी सूचना तुम्हारे इलाके तक पहुंचेगी तो लोग वहाँ से नहीं आएंगे। इन लोगों को भी जेल भेज दिया गया जिन्होंने लाइसेंस नहीं दिखाया था। अच्छा, गांधी जी को भी 1908 में जेल भेज दिया गया। जेल में अन्य भारतीयों की तरह उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई। ठीक है, अब ये तो होना ही था। अब आंदोलन संकट के दौर में था। प्रतिबद्ध सत्याग्रह तो जेल आते जाते रहे, लेकिन अधिकांश आंदोलनकारी क्या हो गए थे? थक गए थे। सरकार का अड़ियल रवैया बरकरार था, अतः आंदोलन लंबा खींचने वाला था। 1909 में लंदन में अंग्रेज अधिकारियों से गांधी जी की मुलाकात हुई, लेकिन उसका कोई खास नतीजा नहीं निकला। अच्छा, गांधी जी अभी भी ये मान रहे थे कि अगर हम मुलाकात करते रहेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन अब वो तरीका उन्होंने चेंज कर दिया था। अब लिखने पढ़ने से ज़्यादा अपने आप को विरोधी दिखाना अब चालू कर दिए। सत्याग्रहियों के परिवार का भरण पोषण अब कहाँ से हो भैया, क्योंकि वो तो जेल में बैठ गए। अब जो तुम थे सबके सब थे मजदूर। ठीक है, अब क्या हो, तुम्हारा घर कैसे चले? तो 1906 के बाद गांधी जी की वकालत भी लगभग बंद ही हो गई थी। इन सब को देखते हुए गांधी जी ने टॉलस्टॉय फर्म को स्थापित किया। अब उसमें क्या था कि जो परिवार जुड़े हुए थे उनसे, उनके पुनर्वास के लिए उन्होंने ये फर्म तो स्टार्ट कर दिया। और अपने एक जर्मन शिल्पकार दोस्त कार्लेन बास, नाम याद रख दीजिएगा, कार्लेन बास कहाँ का है? जर्मन था, की मदद से सत्याग्रहियों के परिवार की पुनर्वास समस्या सुलझाई, उनकी रोजी रोटी का इंतजाम किया। बाद में यही टॉलस्टॉय जो फार्म था वो गांधी आश्रम के नाम से जाना गया। भारत से भी काफ़ी पैसा भेजा गया। उस समय रतन टाटा ने 25,000 रुपये भेजे थे। 25,000 रुपये बहुत बड़ी बात थी। रतन टाटा ने 25,000 रुपये भेजे थे। वहीं पर मुस्लिम लीग और निज़ाम हैदराबाद ने भी मदद की थी। मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अगर मुस्लिम लीग और निज़ाम हैदराबाद ने मदद की थी तो उसका कारण क्या है? यदि कारण आपको नहीं पता है तो आप जाइए भाग 1 को देखिए। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्कीपिंग मत करिए, सारी चीज़ों को ब्राइटली देखिए। चलिए, 1911 में सरकार और भारतीयों के बीच एक समझौता हुआ, पर यह 1912 तक ही चला। इसी बीच गोखले का संबंध गांधी से क्या है, आप में से कई लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो आगे क्लियर हो जाएगा। लेकिन गोखले को गांधी से आप जोड़ लीजिए अभी से ही। इसी बीच गोखले ने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया। सरकार ने उन्हें अपना मेहमान माना, आश्वासन दिया कि भारतीयों के प्रति भेदभाव बरतने वाले सारे कानून जो है उसे समाप्त कर दिए जाएंगे। मगर यह वादा पूरा ना हुआ और 1913 में फिर सत्याग्रह आंदोलन छिड़ गया। कोई भी आंदोलन है, यदि उसे ब्रेक देकर ना किया गया, कंटिन्यू चलाया गया, तो होना क्या है कि अगर लॉन्ग ड्यूरेशन है तो टूट जाएंगे, आंदोलनकारी ही टूट जाएंगे। ठीक है, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन है तब तो कोई बात नहीं है। तो क्या
चलिए छोड़िए, अब वर्तमान कंडीशन में जाके ये क्वेश्चन करना उचित नहीं है। ठीक है, इस बार सत्याग्रह का दायरा बढ़ा गया। ठीक है, इकरारनामे की अवधि खत्म होने पर दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों पर 3 पाउंड का कर लगाया गया। इकरारनामा का जो कॉन्सेप्ट है हमने भाग 1 में समझाया हुआ था कि वो क्या था। ठीक है, इसके खिलाफ भी सत्याग्रह छिड़ा। भारतीय मजदूरों में ज़्यादातर गरीब थे और बेबामुश्किल 1 महीने में 10 शिलिंग ही कमा पाते थे। 3 पाउंड का कर उनके लिए बहुत ज़्यादा था। जब इसके खिलाफ सत्याग्रह शुरू हुआ तो लगभग सारे भारतीय इसमें शामिल हो गए। ठीक है, और सत्याग्रह सही मायनों में जन आंदोलन बन गया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने आंदोलन में और आग में घी डालने का काम किया। अच्छा, क्या था वो जो आया हुआ था सुप्रीम कोर्ट का फैसला? उसने कहा कि वह सभी शादियां जो ईसाई पद्धति से नहीं हुई हैं और जिनका पंजीकरण नहीं हुआ वो अवैध है। ध्यान रखिएगा, पहला मैटर क्या कहता है? ईसाई पद्धति से नहीं हुई। और फिर ये भी कह रहा है जो शादियाँ पंजीकरण नहीं है वो क्या है? अवैध है। तो भाई जब शादी ही अवैध है तो जो बच्चे होंगे वो क्या वैध होंगे? नहीं, वो भी अवैध होंगे। अब जब ऐसा कहा गया तो अब इससे किसको किसको दिक्कत हुई? इसको दिक्कत हुई नॉन जो क्रिश्चियन थे उनको, इट मीन्स हिंदू, मुस्लिम, पारसी, इन सबको दिक्कत हुई। अब दिक्कत ये थी कि भैया शादी तो ठीक है अवैध हो गई, अब सबसे बड़ी बात ये थी कि संतानें भी अवैध हो गई। अब क्या हो? उस कंडीशन में क्या किया जाए? भारतीयों ने इस फैसले को बहुत अपमानजनक समझा और अनेक भारतीय महिलाएं भी सत्याग्रह आंदोलन में शरीक हुई। अब यहीं पे मैटर स्टार्ट होता है। अब ये लगा कि भैया केवल पुरुषों के रोड में निकलने से, आंदोलन करने से नहीं हो सकता काम। अब चूंकि ये बात शादी और बच्चों पे आ गई थी, भारतीय महिलाएं इसके बारे में कितना संवेदनशील होती हैं ये तो हम जानते ही हैं। तो भैया ये आ गई सीधे आंदोलन में। गांधी जी ने महसूस किया कि अब अंतिम संघर्ष का समय आ गया है, इसमें सारी ऊर्जा झोंक देना चाहिए। कस्तूरबा गांधी समेत 16 सत्याग्रहियों द्वारा कानून की अवहेलना की गई और नटाल से ट्रांसवाल की यात्रा की गई। गिरफ्तार भी हुए। 11 महिलाओं का एक जत्था बिना परमिट के टाल स्टैप फार्म से मार्च करता हुआ नाटाल पहुंच गया। ये सारी चीज़ें हो रही थी, लगे हुए थे लोग। गांधी जी भी प्रयास कर रहे थे, उधर गोखले जी भी लगे हुए थे। ठीक है, अच्छा, भारत में क्या हो रहा था कि इस चीज़ के बारे में भी निंदा हो रही थी। भाई जब गोखले जी लौटे तो उन्होंने लॉर्ड हार्डिंग से कहा कि भैया ऐसा कोई भी देश जो अपने को सभ्य कहता है इस तरह के अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, और ऐसा अत्याचार करना भी नहीं चाहिए। लॉर्ड हार्डिंग गांधी जी और गोखले और से कई बार लंबी बातचीत करते हैं। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका सरकार ने भारतीयों की मुख्य मांगें मान ली। एक समझौता हुआ और 3 पाउंड का कर और पंजीकरण प्रमाण से क्रमबद्ध कानून को ख़त्म कर दिया गया। मज़ेदार बात है, ये पहली जीत है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की। कोई आदमी इसी तरह बनता है, अगर वो जीतता है तो और एक कदम बढ़ाता है, अगर वो हारता है तो या तो वो छोड़ देता है और या तो वो लगा रहता है। अब ये देखना है कि गांधी जी ने तो भाई एक कदम बढ़ाया, लेकिन हम आप कहाँ पे हैं? ठीक है, भारतीय रीति रिवाज से विवाह करने की छूट दे दी गई और भारतीय अप्रवासियों को अन्य कठिनाइयों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन भी दे दिया गया। अच्छा, होता क्या है कि ये दौरान जो इस पूरी अवधि थी, ऐसा नहीं था कि गांधी जी के लिए जीवन सरल था। गांधी जी के लिए जीवन और कठिन था। कई बार तो उनको गोरे लोगों की भीड़ ने घेर लिया, मारने के लिए उनको भागना पड़ा। ठीक है, ये सारी छोटी बड़ी घटनाएं होती रही हैं, लेकिन वह इंसान लगा रहा, डटा रहा। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं, देखते हैं। और यही चीज़ जो होती है आदमी को उम्दा बनाती है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को विरोधी राजनीतिक धाराओं से उन्मुक्त वातावरण में एक विशिष्ट राजनीतिक शैली, नेतृत्व के नए अंदाज और संघर्ष के नए तरीके विकसित करने का मौका मिला। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि गांधी जी अच्छे रणनीति और संघर्ष तरीकों की खामियों को समझने वाले हो गए और उन्हें मजबूती देने वाले हो गए। वो अच्छी तरह से समझते थे कि कब किस चीज़ का प्रयोग किया जा सकता है, सारी चीज़ों के बारे में। तो ये हमारा जो था सेकंड पार्ट था। हमने इसमें देखा कि भाई क्या प्रकरण था। ठीक है, अवाक्जा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, गांधी जी जेल गए कि नहीं गए। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में क्या स्थिति थी। ठीक है, कौन कौन से कानून थे। तो इस सारी चीज़ों को हमने देख लिया।
अपने थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि भारत वापसी में गांधी जी ने क्या किया। ये आपको ध्यान देना है कि भारत की वापसी में गांधी जी से, जब गांधी जी वापस आते हैं भारत में, अब यहीं से रोल इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो अब इन पार्ट को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा अगर आप बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो। अदरवाइज़ दुनिया में तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, लोग उसे छोड़ कर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन लोग के बीच जो सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और कमेंट भी करिए। कमेंट करके हमें बताइए कि कौन सा भाग इसमें वीडियो का सबसे अच्छा लगा। गांधी जी के बारे में आप कोई एक उनकी खूबी बता सकते हैं कमेंट में लिख करके कि उससे आप मोटिवेट हुए हमारे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को देखने और सुनने के बाद।